हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सत्यनारायण द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल सत्या सर फिजिक्स में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम जो है नए टॉपिक को लेकर आए हैं क्लास 12th का, और हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यह टॉपिक उतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम्स में, लेकिन इस फ्लक्स को यदि आप समझ जाएंगे तो आप गॉस लॉ समझ जाएंगे आसानी से, क्योंकि फ्लक्स से रिलेटेड ही है गॉस लॉ। और गॉस लॉ यदि आप समझ जाएंगे तो उसके एप्लीकेशंस को समझेंगे, तो एप्लीकेशन यदि समझ जाएंगे तो आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है वो बनने लगेंगे गॉस लॉ से रिलेटेड, जो आते हैं एग्ज़ाम में। तो इसलिए आपको फ्लक्स समझना है, क्योंकि फ्लक्स किससे रिलेटेड है, गॉस लॉ से। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके पहले जो है हमने डाइपोल मोमेंट और टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल मोमेंट और कूलॉम्स लॉ और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके बारे में हमने कम से कम 15 या 16 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं हर टॉपिक को लेकर। और हमारा जो थीम है कि हम फिज़िक्स को कैसे बहुत इजी वे में जो है वो कंप्लीट करें, इसलिए हम हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और साथ साथ जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, तो हम जो है पूरा एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम ज़रूर करेंगे। फिज़िक्स में यदि आप न्यूमेरिकल नहीं लगाते हैं तो आपकी फ़िज़िक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थ्योरी के बेस पर जो है वह फिज़िक्स को नहीं समझा जा सकता है। तो फिज़िक्स यदि आपको समझना है, यदि आपको एक्चुअल में फिज़िक्स को जो है में अपना कंसेप्ट जो है क्लियर करना है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके न्यूमेरिकल्स को लगाइए। जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल लगाएंगे फिज़िक्स में कंसेप्ट आपका उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स होता क्या है बच्चों, यह ना एक तरह का द टर्म फ्लक्स जो है वह इम्प्लाइज सम काइंड ऑफ फ्लो। टर्म फ्लक्स इम्प्लाइज सम काइंड ऑफ फ्लो, यह एक तरह का फ्लो होता है। फ्लक्स का मतलब फ्लक्स रिलेटेड टू फ्लो, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यह प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। किसी वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी होती है फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जानते हैं तो प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें हमने डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को समझाया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यह होता क्या है, इसका एक्चुअल में डिफिनीसन क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस, पासिंग नॉर्मली थ्रू अ क्लोज सरफेस। क्या मैं बोला, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू नॉर्मली, पासिंग नॉर्मली थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। किसी क्लोज्ड सरफेस के नॉर्मली यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, क्लोज सरफेस से नॉर्मली यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वह क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई फाई ई, और फाई ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स होता है वह किसी क्लोज्ड सरफेस से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास हो, जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज्ड सरफेस से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली इस सरफेस से पास हो, इस सरफेस के नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है उनको ही हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, इस तरह से। तो ये जो फ्लक्स है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, किसी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नॉर्मली पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लक्स कहलाते हैं, ठीक है। अब यह फ्लक्स का फार्मूला क्या बना, तो फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, किससे पास हो रहा है, किसी क्लोज सरफेस से। तो जिस क्लोज्ड सरफेस से पास हो रहा है उसका एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट ही फ्लक्स को इंडिकेट करता है। यानी फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट ए क्या है, एरिया वेक्टर। ई क्या है बच्चों, एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ए क्या है, एरिया वेक्टर, ठीक है। अब
ए यदि एरिया वेक्टर है तो ई डॉट ए को यदि आप तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है बच्चों, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इज एरिया वेक्टर। तो पहले आप समझिए कि एरिया वेक्टर क्या होता है। तो एरिया एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर, चाहे सरफेस कैसा भी हो, प्लेन सरफेस हो, कर्व सरफेस हो, सरफेस किसी भी तरह का हो, ठीक है, उस सरफेस का एरिया वेक्टर उस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रा की गई लाइन होती है। मतलब यदि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आपसे पूछा जाए किसी सरफेस पर, तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वह लाइन ही आपको उस सरफेस का एरिया वेक्टर बताएगा। जैसे सपोज दैट यदि हम इस सरफेस को इसको लें और इसका ये सरफेस है, ठीक है, यदि ये इसका सरफेस है बच्चों, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर यदि एक लाइन हम ड्रॉ करें इस साइड, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये होगा। यदि इस सरफेस का हमको यदि एरिया वेक्टर चाहिए तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर एक लाइन होगी, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर एक लाइन होगी। तो जो एरिया वेक्टर जो होता है वह कैसे होता है बच्चों, एरिया वेक्टर जो है वह किसी सरफेस के परपेंडिकुलर यदि आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह उसका एरिया वेक्टर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो है वह एंगल है थीटा, ठीक। अब जैसे हम बता रहे हैं कि और ए फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि ए हमारा इस तरह से हमारा क्लोज सरफेस है, कुछ क्लोज सरफेस कुछ इस तरह से है। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बच्चों ना, वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से है, ठीक है, ए इस तरह से ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर जो है वह आपका ऐसे है, ये है एरिया वेक्टर, ठीक है, ये इसका एरिया वेक्टर है और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये है इसका एरिया वेक्टर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये जो है वह एंगल हो गया थीटा। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस एरिया वेक्टर क्या होता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन होती है। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू नॉर्मली पास करे किसी किससे, क्लोज सरफेस से। यदि किसी क्लोज सरफेस से नॉर्मली यदि पास हो रहा है तो वह क्या है, फ्लक्स है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास नहीं हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आप नॉर्मल डायरेक्शन में लीजिए। तो यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यह थीटा बना रहा है इसके साथ, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वह क्या होगा, ई कॉस थीटा होगा। तो ई कॉस थीटा ये वाला कंपोनेंट, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऊपर की ओर होगा, वह होगा क्या, ई साइन थीटा, ठीक है, ई साइन थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट आपको लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वह कंपोनेंट लेना है या वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है जो उस सरफेस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ई कॉस थीटा इंटू ए हम करें यदि, तो हमको क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा। तो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स है लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ क्लोज सरफेस। किसी क्लोज सरफेस के नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं उनको हम फ्लक्स बोल रहे हैं। जैसे ये यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, जैसे हम यहाँ बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि इधर है और इसका एरिया वेक्टर यदि बच्चों इधर है, एरिया वेक्टर यदि ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वह कंपोनेंट हम लेंगे जो कंपोनेंट इस सरफेस के या इस एरिया के एलॉन्ग हो, एरिया के एलॉन्ग हो या तो सरफेस के एलॉन्ग हो, दोनों हम बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो एरिया होता है वह सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और जब सरफेस के परपेंडिकुलर यदि एरिया होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वही कंपोनेंट हम लेंगे जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि ये थीटा एंगल है तो इस सरफेस का इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ई कॉस थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वह क्या होगा, ई साइन थीटा। तो हमको ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट नहीं लेना है, हमको ई कॉस थीटा यानी एरिया वेक्टर इंटू परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी किस पर, सरफेस पर जो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो नॉर्मल जो सरफेस पर नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वही। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा आप बोल सकते हैं। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब इसकी यूनिट देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैसे चेंज होगा।
ये भी हम बात करेंगे। तो देखिए, यदि हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पूछें तो इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है फोर्स लगाना किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज, ठीक है। तो न्यूटन पर कूलाम, ये तो इसकी यूनिट हो गई। तो न्यूटन पर कूलाम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो गई और ये एरिया है, तो एरिया की यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलाम और इसकी यूनिट हो गई क्या? मीटर स्क्वायर एरिया की। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये इसकी यूनिट हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है। तो यूनिट ऑफ फाई फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक। ये इस तरह से हमारा हो गया, ठीक। यूनिट, दूसरी यूनिट क्या होती है बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, हम पीछे भी बताए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, दूसरी यूनिट। तो वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, और एरिया की यूनिट क्या? मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट, मीटर से मीटर कट गया, तो वोल्ट मीटर इज़ द यूनिट ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स की दूसरी यूनिट क्या हो गई? दूसरी यूनिट हो गई वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। अब इसका डायमेंशन देखिए कि डायमेंशन कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की का डायमेंशन कितना होता है, यह पहले आप जान लीजिए, फिर आप फ्लक्स का डायमेंशन। तो फ्लक्स का डायमेंशन आप निकालिए। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ई इंटू डायमेंशन ऑफ ए, यही तो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह क्या होता है? फोर्स बाई चार्ज का डायमेंशन, और ए एरिया है। आगे बढ़ते जाइए, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? mlt की पावर -2, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। और चार्ज की का डायमेंशन, तो चार्ज क्यू इज इक्वल टू होता है आई टी इंटू ए क्या है? एरिया। तो एरिया का डायमेंशन, एरिया में क्या होता है? लेंथ 2 टाइम इन्वॉल्व है, तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा? एल स्क्वायर। लेंथ इंटू विड्थ होता है ना, और लेंथ और विड्थ दोनों में मीटर में मेजर होते हैं। तो एरिया में लेंथ 2 टाइम इन्वॉल्व है, तो एल स्क्वायर हो गया। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए आई जो है करंट है, और करंट का जो डायमेंशन होता है वह ए होता है, एम्पियर होता है, और टी टाइम है तो टी का तो वही होगा। तो यदि आप इसको यहाँ पर ए लिख दीजिए, करंट आई की जगह आप ए लिख दीजिए, तो ए टी हो गया। अब ए दोनों कहाँ जाएंगे? ऊपर। तो ये टी ऊपर जाके टी की पावर -1 और -2 -3 हो जाएगा। और यहाँ एल 2 है, एक एल यहाँ है, तो एल 3 हो गया। तो एम एल की पावर 3, टी कितना होगा बच्चों? टी -2 और एक ऊपर गया, तो टी की पावर -3 और ए की पावर -1। यह आपका डायमेंशन हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एम एल की पावर 3, टी की पावर -3, ए की पावर -1, यह आपका डायमेंशन हो गया फ्लक्स का, ठीक। अब बात करते हैं फ्लक्स कब कब चेंज होगा और कैसे कैसे चेंज होगा। तो देखिए, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि हम बढ़ा देते हैं किसी क्लोज सरफेस में, एरिया को कांस्टेंट रख के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यदि हम बढ़ाते हैं तो फ्लक्स बढ़ सकता है, ठीक है, ठीक, फ्लक्स बढ़ेगा। लेकिन यदि हम एरिया बढ़ा दें और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कांस्टेंट है, यदि एरिया को हम बढ़ा दें और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कांस्टेंट है, तो फ्लक्स क्या होगा? तो उस समय जो फ्लक्स होगा वह चेंज हो जाएगा, ठीक है। फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा बच्चों। एरिया बढ़ा दें तो एरिया बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है, फ्लक्स बढ़ेगा। अब देखिए, अब तीसरा क्या है? कॉस थीटा पर डिपेंड करता है। तो कॉस थीटा क्या है? एंगल है, एंगल पर भी डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच का एंगल यदि चेंज होगा ना तो फ्लक्स चेंज होता जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह एंगल पर डिपेंड करता है। एंगल पर कैसे डिपेंड करता है? यदि देखिए सपोज दैट कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक क्लोज सरफेस है, ये हमारा एक सरफेस है, क्लोज्ड है ये पूरी तरह से, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि नीचे से इधर से आ रही है, निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर की ओर ऐसे जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि ऊपर की ओर जा रही है बच्चों ना, तो इस सरफेस को यदि हम देख रहे हैं, इस सरफेस को, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर है? ऊपर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर। और इसका जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी कहाँ है? ऊपर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर, और फ्लक्स एरिया वेक्टर भी कहाँ? ऊपर की ओर। तो इस तरह से यदि हम बनाएं, ध्यान दीजिएगा कि यदि हम कुछ बात करें इधर
कि ये हमारा सरफेस है, ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है। और इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ है, ऊपर की ओर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे ही निकल रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे ही निकल रही हैं, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, सॉरी, ये है आपका एरिया वेक्टर और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये यदि दोनों जो है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। और जब थीटा 0 हो जाएगा तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 0 की जो वैल्यू होती है वह होती है आपका 1। तो यहाँ पर आप आ जाएगा, यहाँ इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लिए होंगे तो कर लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 हो गया। यदि थीटा 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर दोनों जो है वह सेम डायरेक्शन में है। यदि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हैं, दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हैं बच्चों। यदि एक दूसरे के पैरेलल हैं तो यहाँ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होगा, फाई इज इक्वल टू होगा ई ए कॉस 0, और ई ए कॉस 0 को जब रखेंगे तो ई इंटू ए आएगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए दूसरा चीज़, अब हम फ्लक्स सेम नीचे, अब जो है फ्लक्स ऊपर से आ रहा है, फ्लक्स कहाँ से आ रहा है बच्चों, ऊपर से आ रहा है। यदि फ्लक्स ऊपर से आ रहा है और एरिया वेक्टर कहाँ है, ऊपर की ओर, और फ्लक्स ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, तो एरिया वेक्टर नीचे की ओर जा रहा है और फ्लक्स जो है वो नीचे की ओर जा रहा है और एरिया वेक्टर कहाँ है, ऊपर की ओर। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर और फ्लक्स का डायरेक्शन कहाँ, नीचे, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है इस सरफेस पर। तो उस केस में हम देखें तो हमारा जो है वह यदि इस तरह से बन जाए, ये है हमारा सरफेस, इस सरफेस में एरिया वेक्टर यदि फ्लक्स कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर, इस तरह से फ्लक्स नीचे की ओर आ रहा है, ये है फ्लक्स, यदि ये फ्लक्स ऐसे नीचे की ओर आ रहा है और इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, ऊपर की ओर। तो एरिया वेक्टर ऊपर है, एरिया वेक्टर ऊपर है और फ्लक्स कहाँ है, नीचे है। तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री एंगल हो गया, 180 डिग्री एंगल हो गया। उस केस में यदि दूसरा क्या है कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो, उस केस में जो फ्लक्स फाई ई होगा वह कितना होगा, माइनस ई इंटू ए, क्योंकि कॉस 180 माइनस में होता है। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, तो यह माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ जो है दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। निगेटिव और कुछ नहीं बताता है, निगेटिव क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। और कब अपोजिट में होंगे, जब थीटा कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक। अब देखते हैं, बात करते हैं कि यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से ही आ रही हैं या तो नीचे से ऊपर जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं इस तरह से, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, यदि हम इसको इस तरह से रोटेट, अब इसका एरिया वेक्टर कहाँ है बच्चों, इसका एरिया वेक्टर इधर है, अब इसको हम ऐसे रोटेट कर दें, इस तरह से ऐसे रोटेट कर दें, तो अब होगा क्या, अब होगा क्या कि ये है एरिया वेक्टर, ये है एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से आ रही है, ऊपर से। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना वो ऐसे क्रॉस कर जाएंगे, ऐसे क्रॉस कर जाएंगे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है, नीचे की ओर, और एरिया वेक्टर कहाँ है, इधर। तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ है, नीचे की ओर, और एरिया वेक्टर कैसे है, इधर। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90। और क्या फ्लक्स अब क्लोज सरफेस से जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो क्लोज सरफेस से नहीं जाएंगे तो यह जो है कितना होगा, तो अब इसको देखिए कि यदि हम थीटा की वैल्यू को चेंज करके कितना कर दें, 90 डिग्री। तो तीसरा केस हो गया कि यदि तीसरा हो गया कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि थीटा 90 हो गया तो फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये क्या हो गया, 0, यानी फ्लक्स क्या होगा, 0। यानी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसका एरिया वेक्टर इधर, और फ्लक्स कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो फ्लक्स आ रहा है ऊपर से नीचे की ओर और एरिया वेक्टर है इधर, तो इनके बीच का एंगल हो गया 90, और 90 एंगल होने से जो है वह फ्लक्स जो है अब क्लोज सरफेस से नहीं पास होगा, ये सीधे ऐसे निकल जाएगा।
तो क्लोज सरफेस क्या था, तो क्लोज सरफेस ऐसे हम इसको क्लोज सरफेस माने थे, तो क्लोज सरफेस माने थे तो हम जो है ये ऐसे था, ऐसे में फ्लक्स क्या है मैक्सिमम पास हो रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से आए चाहे नीचे से आए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि ऊपर और नीचे से आ रही है, किधर से भी आए उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि ऊपर से आ रहा है और इसका एरिया वेक्टर भी ऊपर की ओर है, तो ये एरिया वेक्टर ऊपर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यदि हम इस सरफेस से देखें तो वो कहाँ जाती हुई दिखाई देगी, नीचे की ओर। तो एंगल कितना 180, और उसमें क्या आएगा माइनस ये, तो माइनस से मतलब नहीं है, माइनस हमको तो डायरेक्शन बता रहा है, बट उसका जो फ्लक्स की मैग्नीट्यूड कितना आया ये, तो मैग्नीट्यूड आया ये। अब हम धीरे धीरे इसके एंगल को चेंज करते जा रहे हैं। अब हम इसको ना थोड़ा इस तरह से ऐसे ऐसे रोटेट करते जा रहे हैं, ऐसे मान लीजिए हम ऐसे रोटेट कर दिए तो फ्लक्स थोड़ा पास होगा, थोड़ा पास होगा, मतलब जितना 180 पर पास हो रहा था या जितना जो है 0 पर पास हो रहा था उससे थोड़ा कम पास होगा। फिर धीरे धीरे हम इसको और रोटेट करते गए बच्चों, ऐसे रोटेट करते 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 हम इसको कहाँ कर दिए 90 डिग्री पर। तो जब हम इसको रोटेट करके पूरी तरह से 90 कर दिए तो फ्लक्स क्या हो गया 0। अब फिर हम इसको यदि ऐसे ऐसे करते जाएँ तो उससे ऊपर से आने वाला जो फ्लक्स है इसमें पास होना शुरू होगा, पास होना शुरू होगा। और मैक्सिमम कब पास होगा, जब उनके बीच का एंगल या तो 0 हो या तो 180 हो, उस केस में फ्लक्स मैक्सिमम होगा। इसके बाद फ्लक्स जो है वह धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स 0 कब होगा, जब एंगल कितना हो, या तो एंगल 90 हो या तो एंगल 90 हो, तभी जो है फ्लक्स 0 होगा। अब फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो उसके बीच का एंगल कितना हो 0 हो, या तो उसके बीच का एंगल 180 हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्लक्स जो है वह एंगल पर डिपेंड करता है। एंगल के चेंज होने से फ्लक्स में चेंजेस आते हैं, और वह चेंजेस मैक्सिमम कब होते हैं, फ्लक्स मैक्सिमम कब पास होगा, जब दोनों का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड या तो सेम डायरेक्शन में हो या तो अपोजिट डायरेक्शन में हो। या तो फ्लक्स मिनिमम कब होगा, जब उनके बीच का एंगल कितना बन जाए 90 डिग्री बन जाए। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। फ्लक्स हमने क्या बता दिया, फ्लक्स बताया, फ्लक्स की यूनिट बता दी, डिफिनीसन बता दिया, उसका डायमेंशन बता दिया, और फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और फ्लक्स मिनिमम कब होगा ये चीज़ हमने बता दिया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे गॉस लॉ का। गॉस थ्योरम क्या है, तो गॉस थ्योरम क्या कहता है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम में है क्या बच्चों ना, जब किसी चार्ज को, गॉस थ्योरम जो है वो क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। पहले तो ये जान जाइए कि दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। जब सरफेस कैसा हो, क्लोज्ड हो, तो उस समय जो है वो गॉस थ्योरम क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो गॉस ने क्या बताया कि यदि किसी चार्ज को हम किसी क्लोज सरफेस में रख दें, क्लोज सरफेस के अंदर रख दें, तो उससे निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा, वह टोटल फ्लक्स जो है वह उसके अंदर रखे चार्ज और एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। जैसे आप ध्यान से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। तो इस क्लोज्ड सरफेस में एक हमने चार्ज रख दिया, यहाँ पुटअप कर दिया, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, या तो चार्ज हम पुटअप कर दिए, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। इस तरह से इसमें फ्लक्स बाहर निकलेगा, ये फ्लक्स इस तरह से जो है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये जो फ्लक्स होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज प्लेस्ड इनसाइड इट। इसके अंदर टोटल चार्ज कितना प्लेस है वह, और 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होता है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि फ्लक्स फाई ई जो होता है वह होता है, टोटल चार्ज यदि क्यू रखे हैं तो q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज प्लेस्ड इनसाइड इट। यानी टोटल चार्ज इसके अंदर कितना रखा है वह, और 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के मल्टीपल के बराबर होता है फ्लक्स, ठीक है। किसी चार्ज को हम यदि किसी क्लोज सरफेस में रखें तो टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, तो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू टोटल चार्ज जो यहाँ रखा हुआ है। अभी 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर। चार्ज बढ़ाएंगे तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ये होता है। तो यदि अब देखिए यह फार्मूला q/एप्सिलॉन नॉट, या तो ये भी आपका फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए या ई डॉट डी एस भी होता है, ठीक है। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एक फार्मूला जानते हैं क्या होता है, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी एस,
ठीक है। ई डॉट डी एस कब हम लगाते हैं बच्चों? ई डॉट डी एस कब लगाते हैं? जब हमारा फ्लक्स किसी ऐसे सरफेस से पास हो, ऐसे क्लोज सरफेस से पास हो जिनका एरिया जो है वह ईजिली फाइंड आउट ना हो। ईजिली फाइंड आउट, मान लीजिए कि हमारा क्लोज सरफेस कुछ इसी तरह है, जैसे ध्यान से समझिएगा, दो फार्मूला हमने बताया था फ्लक्स का। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई इंटू ए, ठीक है, ई डॉट ए, ये हो बताया, ठीक है, ई डॉट ए, एक ए, और दूसरा फार्मूला फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है, ई डॉट डी एस। तो दोनों कहाँ लगेगा? जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह इस क्लोज सर्कल से पास हो रहा है, तो यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है तो आप इसका एरिया, इस सर्कल का एरिया आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ई डॉट ए से फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन यदि हमारा क्लोज सरफेस कुछ इस शेप में हो, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वह क्लोज सरफेस जो है वह किसी शेप में ही हो, मतलब सर्कुलर ही हो, रेक्टेंगल ही हो, हाइपरबोला ही हो, पैराबोला ही हो, इस तरह का क्लोज सरफेस हो। क्लोज सरफेस किसी भी शेप में हो सकता है। अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके सरफेस से पास हो रही है तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर हमारे लिए समस्या होगी कि इसका एरिया तो हम फाइंड आउट कर नहीं सकते ईजिली। तो इसका एरिया जो फाइंड आउट करते हैं तब हम इसके एक छोटे से पार्ट को लेकर इसका एरिया फाइंड आउट, हम पहले इतने छोटे से पार्ट को लेकर इसका क्या निकाल लेंगे कि इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। जब छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे इस छोटे से टुकड़े को डिवाइड कर लिए, अब इसके छोटे से टुकड़े को डिवाइड कर लिए, फिर इस छोटे से टुकड़े को डिवाइड कर लिए, तो ये हम पहले निकाल लेंगे कि इस छोटे से टुकड़े से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। फिर हम उसका टोटल क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। या तो अलग अलग निकाल के इससे निकलने वाला फ्लक्स, इससे निकलने वाला, इससे निकलने वाला फ्लक्स, सबसे अलग अलग फ्लक्स निकालें और उसको क्या करें, जोड़ दें तो टोटल फ्लक्स निकलेगा। तो या तो ऐसे निकालें या तो एक का निकाल के पूरे को इंटीग्रेट कर दें तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। तो यह ई डॉट डी एस तब अप्लीकेबल होता है, तब लगाया जाता है जब हमारा जो फ्लक्स है ये सभी जगह अप्लीकेबल हो सकता है वैसे तो, ठीक है। या तो आप ये बोल सकते हैं कि यह फार्मूला तब अप्लीकेबल ज़्यादा होगा, ये फार्मूला हर जगह अप्लीकेबल नहीं हो सकता है जब यदि इरेगुलर शेप, ठीक है, इरेगुलर शेप में यदि कोई क्लोज सरफेस है तो ये फार्मूला काम करेगा, ठीक है, ये नहीं काम करेगा। लेकिन यदि इरेगुलर हो या रेगुलर शेप हो, दोनों में ये काम करता है। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस तभी लगता है जब हमारा शेप, जिससे क्लोज सरफेस से फ्लक्स पास हो रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, उसका जो शेप है वह इरेगुलर हो, मतलब सर्कुलर ना हो, ठीक है, रेक्टेंगुलर ना हो, स्क्वायर फॉर्म में ना हो, पैराबोला ना हो, हाइपरबोला ना हो, तो इस तरह से ना हो, इस तरह से इरेगुलर शेप हो। तो ई डॉट डी एस से, ई डॉट डी एस में मैंने बता दिया आपको कि किसी एक छोटे से पार्ट में हम फ्लक्स निकाल लेंगे, उसके बाद हम टोटल का इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं कि टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ई डॉट डी एस बोलिए, चाहे ई इंटू ए बोलिए, ई डॉट ए बोलिए, ये आपका जो है फ्लक्स का फार्मूला होता है। अब फ्लक्स, अब गॉस लॉ में क्या है कि गॉस लॉ क्या है कि टोटल जो फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस से जो पास होता है, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है वह कितना होता है, उसके अंदर रखे चार्ज और 1/ε0 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1/ε0 टाइम्स चार्ज प्लेस इनसाइड इट, उसके अंदर जितना चार्ज रखा है उतना हो, उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ठीक। अब देखिए इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसका प्रूफ आता नहीं है, ठीक है, कि आप करिए। जैसे हम एक आपको समझा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये क्लोज सरफेस है, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, और यहाँ से हमने एक जो है क्लोज सरफेस था, इसको हमने यहाँ से यहाँ पर एक चार्ज रखा है प्लस की, तो उसका फ्लक्स तो सब जगह से निकलेगा, फ्लक्स तो हर जगह से निकलेगा, लेकिन हम इसका रेडियस ले रहे हैं आर, ठीक है। तो फ्लक्स तो पूरे तरफ से निकलेगा हर जगह से, तो हम पहले निकाल लेंगे कि इतने से कितना फ्लक्स निकलेगा। इतना से फ्लक्स निकालने के बाद हम टोटल जो है इंटीग्रेशन करके टोटल फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो देखिए इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर ही होगा, और इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इससे जो निकल रही होगी उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों कैसे होंगे, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके सरफेस पर, तो यह इससे कितना डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। ये यदि रेडियस है तो आर डिस्टेंस पर है। तो यदि आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 Q/r², यही तो होता है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा, 1/4πε0 Q/r²।
इसके किसी भी सरफेस पर, इसके किसी भी सरफेस पर, इसी सरफेस पर, यहीं पे नहीं, इसके यहाँ पर एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह इतना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, इतना तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0। यदि थीटा 0 हो जाएगा तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए, ई डॉट ए। ठीक है, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू ए, ई इंटू ए हो जाएगा। अब ई का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होगा, तो इस सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, तो इस सरफेस का चूँकि क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस का जब एरिया की बात करें हम तो 4 पाई आर स्क्वायर। क्लोज स्फेरिकल सरफेस है तो स्फेरिकल सरफेस का जब हम एरिया फाइंड आउट करें तो स्फेरिकल सरफेस का एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम पुट कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको शायद नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, ई डॉट ए इसको हम आगे इधर कर दे रहे हैं। तो ई फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। डॉट ए, ए यानी एरिया यानी 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर कट गया तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वह उसके अंदर रखे चार्ज और एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन के मल्टीपल के बराबर होता है। तो यह है हमारा गॉस लॉ। गॉस लॉ का जो है, गॉस लॉ के बाद हम जो है अब आगे की बात जब करेंगे तो उसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो हम बात करेंगे कि उसका एप्लीकेशन, इसके बारे में जो है हम कल डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इसके एप्लीकेशन है। 3 एप्लीकेशन है, तीनों इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।